सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट रूट्स। आज के लेक्चर नंबर 8 ऑफ द इंडियन पॉलिटी में हम कवर करेंगे कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स और उसके साथ साथ में कुछ और फंडामेंटल राइट्स, और जिसमें हम कवर करते हुए चलेंगे आर्टिकल नंबर 29 से लेकर 35 तक के आर्टिकल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे आर्टिकल नंबर 29। जो हमारा कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स है उसके अंडर आते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30। तो आर्टिकल नंबर 29 देखिए क्या कहता है। इट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ सिटीजन्स टू कंजर्व देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। देखिए साथियों, बेसिकली जो हमारा आर्टिकल 29 है वो हमारे सिटीजन्स की जो लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर है उनको बचाने के लिए बात करता है। इसमें हमारे कोई भी लैंग्वेज, कोई भी बोली या किसी प्रकार का भी कल्चर है जो या तो डिप्राइव होने वाला है या मतलब कम स्ट्रेंथ में रहता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा आर्टिकल नंबर 29 साथ देता है। साथ ही साथ इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द डिनायल ऑफ एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट और एनी अदर डिफरेंसेस। तो इसमें कहा है कि जो हमारा एजुकेशनल कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी प्रकार का भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सॉरी, उसमें अगर किसी प्रकार के भेदभाव के ज़रिए या मतलब कैसे भी रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स इनकी किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के तहत एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन डिनायल नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि यह किसी मेजर या मतलब किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए आर्टिकल 29 नहीं है, यह पूरे जो तबके पर लागू होता है। उसके बाद अगर बात करें हमारा आर्टिकल नंबर 30 की, तो आर्टिकल नंबर जो 30 है वो कहता है कि वी हैव द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो हमारे जो माइनॉरिटीज है उनके पास में राइट है टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। वह खुद के लिए या खुद की कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए हम अपने द्वारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित कर सकते हैं। उनके ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। मगर जो आर्टिकल नंबर 31 है वो कहता है कि वी हैव द राइट टू प्रॉपर्टी, वी हैड द राइट टू प्रॉपर्टी। ध्यान से सुनिए, वी हैड द राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट। क्यों ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल नंबर 31 था वो रिपील किया जा चुका है। उसको अंडर आर्टिकल अंडर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1978 उसको हटा दिया गया और उसके स्थान पर आर्टिकल नंबर 300 ए उसको लागू किया है। देखिए जो आर्टिकल तो हमारा 31 था वो बेसिकली था क्या, किस बारे में था, तो वो था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी का जो हमारा फंडामेंटल राइट था। इसके अंडर तो आता था हमारा जो कि जैसे कि जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा फंडामेंटल राइट था। इसके तहत अगर कोई गवर्नमेंट हमसे हमारी लैंड या हमारी कोई ज़मीन लेना चाहिए, हमारी प्रॉपर्टी लेना चाहे तो वो नहीं ले सकती थी, उस पर उसका दबाव नहीं चलता था, जिसके कारण जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य थे वो भी कई महीनों में रुक रहे थे या कई महीनों में इफ़ेक्ट हो रहे थे। बात करें अगर आर्टिकल नंबर 32 की, तो आर्टिकल नंबर 32 इज़ कॉल्ड एज़ द सोल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये चीज़ कही थी हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। क्यों? क्योंकि ये जो आर्टिकल 32 है वो गारंटी करता है कि जो हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको ग्राउंड लेवल पर मेक श्योर किया जाएगा कि वह अच्छी तरह से अप्लाई हो सके। और यही जो हमारा आर्टिकल 32 है वो हमारे प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को, साथ ही साथ गिव्स द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू एनफोर्स देम। सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ की पावर दी जाती है कि भाई अगर गवर्नमेंट किसी प्रकार से हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनको हर्ट कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट बीच में इंटरवीन करके उनको एनफोर्स कराने की ताकत रखता है। साथ ही साथ जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके पास पावर है रिट इशू करने की। जो हमारे पांचों प्रकार के रिट्स है, हेबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो एंड सेचुररी, इन पांचों जो रिट्स हैं उनको इशू करने की पावर भी सुप्रीम कोर्ट को दी गई है आर्टिकल नंबर 32 के तहत। और बात करें आर्टिकल नंबर 33 की, तो आर्टिकल 33 कहता है कि जो हमारे मिलिट्री जो पर्सनल्स है भी, जो आर्म फोर्सेस, पुलिस एंड अदर जो पर्सनल्स हैं उनके जो लिमिट, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको लिमिट करने की पावर हमारे पार्लियामेंट के पास है। और जो आर्टिकल 34 है वो कहता है कि रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स पर जब जो हमारा मार्शल लॉ इम्पोज होता है।
साथ ही साथ जो इस टाइम पर जो मतलब लॉज़ बनते हैं, जो लॉज़ पास्ड होते हैं हमारे आर्टिकल 34 के तहत, उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता ऑन द ग्राउंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंजमेंट। भई इसको कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं किया जा सकता कि भई हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो आर्टिकल नंबर 34 के तहत छीने गए या मतलब कहीं कुछ लिमिट कर दिए गए हैं। एंड जो लास्ट हमारा आर्टिकल 34 है आज के लेक्चर का, वो क्या कहता है? सो आर्टिकल 34 इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज़ इट इंश्योर्स द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट जस्ट डिक्लेयर्ड बट आर आल्सो प्रोटेक्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस इंडिया। आर्टिकल 34 इस मायने में इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यह इंश्योर करता है कि फंडामेंटल राइट्स बस डिक्लेयर नहीं किए गए हैं, उनको ग्राउंड रियलिटी पर अप्लाई करवाना भी हमारा ही काम है। और जो ये हमारा आर्टिकल 35 है वो हमारा एक ब्रिज के तौर पर एक्ट करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविज़न है और जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इन द रियल वर्ल्ड। भई देखिए, ये जो पेपर्स है या जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न्स में है, उसके अंदर तो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। मगर जो रियल वर्ल्ड में अगर हमें वे राइट्स मिले ही ना तो उनको मेक श्योर करने के लिए जो ग्राउंड रियलिटी है उस पे हमारे फंडामेंटल राइट्स को वर्क करवाने के लिए हमारे पास है आर्टिकल नंबर 35। सो देखिए, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, जो कि हमारे आर्टिकल नंबर 29 और 30। 29 कहता है कि हमें हमारे लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर को बचाने के लिए हमारे पूरे हक दिए गए हैं। और जो आर्टिकल नंबर 30 कहता है वो कहता है कि जो माइनॉरिटीज़ है उनके पास में उनके राइट्स है कि वो अपने स्वयं के अपलिफ्टमेंट के लिए, अपनी कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं। ठीक है? एंड आर्टिकल 31 है जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको रिपील कर दिया गया है। आर्टिकल 32 हमारा सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो गारंटी करता है कि फंडामेंटल राइट्स को अच्छी तरह से मेक श्योर करेंगे कि वो बढ़िया तरह से वर्क करे। आर्टिकल 33 है जो हमारे मिलिट्री पर्सनल्स है, आर्म फोर्सेस में, पुलिस में एंड कहीं पर भी, उनके जो पार्लियामेंट के पास पावर है उनके फंडामेंटल राइट्स को लिमिट करने के लिए उसके बारे में बात की गई है। आर्टिकल 34 हमारा जो मार्शल लॉ इम्पोज होता है तब जो कुछ फंडामेंटल राइट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं उनके बारे में बात करता है। एंड लास्ट आर्टिकल नंबर 35 वो कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और जो रियल वर्ल्ड की जो एप्लीकेशंस है हमारे फंडामेंटल राइट्स को उनको बैलेंस करने का काम करता है हमारा आर्टिकल नंबर 35। सो आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे और कल वाले जो अगली लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे डीपीएसपीज के आर्टिकल नंबर 36 टू 51 को जानने की कोशिश करेंगे भाई हमारे जो डीपीएसपीज है उसमें मेनली क्या क्या है। आगे के लेक्चर्स के लिए जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर करके हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाए और कमेंट करके अपने राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें जिससे हमें भी अपने कंटेंट को सुधारने में आवश्यकता हो, मतलब आवश्यकता महसूस हो। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।